टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर दो इंटरफेस दिए गए हैं, मतलब इंटरफेस एक है, मीडियम दो है, दैट इज वाटर एंड एयर। ठीक है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। होता क्या है कि जो नीचे वाला मीडियम है वाटर में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो वाटर से एयर में जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा तो दो तीन सिनेरियो देखते हैं कि पॉइंट ए इंटरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो रे सीधी चली गई नॉर्मल, तो बाहर निकल जाएगी। तो जो रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे इस इंटरफेस को मिलती है, इट विल गो अनडेविएटेड, ये बात हमें पता है। फिर अगर दूसरी रे निकली तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा इंटरफेस पे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है हमें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। एंड तीसरा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पहला केस हो सकता है कि द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा कि रे which will incident on the interface, एक ऐसे एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर ये इंटरफेस है, ये वाटर है और ये एयर है, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। ये ग्रेजिंग एंगल मिलेगा यहां पे, तो हम बोलेंगे द एंगल फॉर विच मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब क्रिटिकल स्टेज आ गई है, मतलब जब डेंसर टू रेयर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब रे क्रिटिकल एंगल से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नया है वो क्रिटिकल एंगल से, मतलब इस एंगल से अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, हम जो फिनोमेना एक्सपीरियंस करेंगे उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है, इससे ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो अब रिफ्रैक्शन करना भूल जाएगी रे, और क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन शुरू कर देगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये जो रिफ्लेक्शन बन रहा है इस नॉर्मल के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो सेम होगा। तो ये जो फिनोमिना है, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है, इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब बोलते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ में आ रही है बातें।
तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल फिनोमेना है। इसमें कंडीशन बस दो ही है। पहली कंडीशन है कि डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करना है, ठीक है, रे ऑफ लाइट ने। और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये क्रिटिकल एंगल जो है पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए हो सकता है। जैसे यहां पर वाटर और एयर एक पेयर दिया हुआ है, ये एक पेयर है इंटरफेस। वाटर और ग्लास के लिए कुछ अलग क्रिटिकल एंगल हो सकता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल फिक्स नहीं होता, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए वो फिक्स हो सकता है। जैसे डायमंड और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल और एयर के लिए कुछ एक क्रिटिकल एंगल फिक्स हो सकता है। जैसे कि डायमंड और एयर के लिए है 48 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, सॉरी 24 डिग्रीज है, 24 डिग्रीज डायमंड और एयर के लिए। तो या फिर जो एयर बबल और वाटर है, तो जो एयर बबल होता है उसका आउटर सरफेस वाटर से बना हुआ होता है, अंदर हवा होती है, तो उसका क्रिटिकल एंगल कुछ 48 डिग्रीज होता है। तो इस हिसाब से हर इसका क्रिटिकल एंगल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? तो प्लीज आप इन सब चीजों को नोट करिए और कंसेप्ट बनाए पहले। तो डेंसर टू रेयरर जब जाएंगे तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। देखो, जब भी कोई चीज डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पर सडनली ये जो रिफ्रैक्शन है, देखो ये इंटरफेस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो सपोज मैं बोलता हूं ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। तो डेंसर टू रेयरर जब भी रे जाती है इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बात हमें पक्की है, पता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये और ज्यादा बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एकदम 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जब भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है किसी इंसिडेंस एंगल के लिए, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल के लिए। अब ये पहले रिफ्रैक्शन एंगल इतना था, फिर और बढ़ेगा, फिर और ज्यादा बढ़ेगा, फिर एकदम सरफेस के ऊपर ही सो जाएगी रे, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ये बात पता चली। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अब अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बड़ा एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रिफ्रैक्शन भूल के देर इज नो रिफ्रैक्टेड लाइट एंड ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, तो ये रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देगा। तो और इंटरनली जो वाटर में से रे जा रही है वो फिर से वाटर में ही आएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा यहां पे, ठीक है। तो when the angle becomes greater than the critical angle, there is no refracted light and all the light is reflected in the denser medium, and this phenomena is called as total internal reflection, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे ये फिनोमिनन है वैसे नेचर में बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। जैसे आपने वर्किंग ऑफ पोरोप्रिज्म देखेंगे हम इसको। पोरोप्रिज्म भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही वर्क करता है। देन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, ब्रिलियंस ऑफ अ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड में हम लोग क्या करते हैं कि डायमंड चमकता क्यों है, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएगी, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। फिर शाइनिंग ऑफ अ एयर बबल भी जो शाइन करता है ना,
जब वो वाटर में बबल बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट पाउडर डालने के बाद जो बबल्स तैयार होते हैं उसमें कितना शाइन करते हैं वो बबल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर का रिफ्लेक्शन मिलता है वहां पे, तो वो एक फिनोमिनन है। फिर मिराजेस मिलते हैं हमको, मिराज जैसे मराठी में इसको मृगजड़ बोलते हैं, है ना, तो ये एक फिनोमिना ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। या हमारा जो इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे। और एक सिक्स्थ टॉपिक है जो रेनबो है हमारा, ठीक है, वहां पर रिफ्लेक्शन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है रेनबो में, ठीक है। तो पोरोप्रिज्म, स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, मिराजेस एंड ऑप्टिकल फाइबर, इस सबका वर्किंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आगे सेक्शन में। वर्किंग ऑफ अ पोरोप्रिज्म, ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केलस प्रिज्म। तो क्या होता है यहाँ पे, एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है और दो 45 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं, और ऐसा एक ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। तो सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट है PQ, यहां पर मैंने कैंडल जैसा एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द रे ऑफ लाइट विल एंटर स्ट्रेट इनटू द प्रिज्म। तो इस इंटरफेस पे ये जो ग्लास का बना हुआ है, ये पूरा का पूरा प्रिज्म ग्लास से बना हुआ है, और ये रे ऑफ लाइट एंटर कर गई यहां पे। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो यहां पर जो रे इंसिडेंट कर रही है इस इंटरफेस पे, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल ऑलरेडी 45 है, तो ये एंगल 45 हो जाएगा। हमारा जो क्रिटिकल एंगल है फॉर रिफ्रैक्शन, नाउ जो रे है, जो ये ग्रीन कलर की रे है जो Q पॉइंट से निकली हुई है, वो इस इंटरफेस, इस फेस पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, इस फेस पे इंसिडेंट हो जाएगी, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 41.8 डिग्रीज है फॉर दिस पर्टिकुलर पोरोप्रिज्म, तो क्या हो जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही बात है। तो यहां पर देखो कि एंगल 45 डिग्री है हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर इधर जाके मूव नहीं कर सकती, तो रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक बार यहां रिफ्लेक्ट हो गई कि सीधी नॉर्मली इस एजेस से निकल जाएगी, तो यहां मिलेगी। दूसरी जो P से निकल रही है रे, सेम क्रिटिकल एंगल 41 से ज्यादा है, तो सीधा निकल जाएगा और यहां पे हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर PQ ऐसा है तो हमें यहां पर P डैश Q डैश उसकी इमेज मिलेगी, ठीक है। तो पोरोप्रिज्म पेरिस्कोप में यूज होता है। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप क्या होता है, जैसे सबमरीन है, सबमरीन पानी के अंदर होती है, ठीक है, सबमरीन पानी के अंदर होती है, तो अगर हमें कुछ बाहर का देखना है तो ऐसे बायनोकुलर टाइप्स दूर का देखने के लिए ये होता है। अगर कोई वॉल है बड़ी और हमें एनिमीज को देखना है, तो पबजी वगैरह में खेलते हो ना, उसमें दिखता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ऐसा एक जिगजैग शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एनिमीज को या दुश्मन के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब रे ऑफ लाइट तो बेंड नहीं करती, सपोज यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है, और बहुत ऊंची जगह है, मतलब ये वॉल है ना, तो बिना दुश्मन की गोली लगे हम अगर पेरिस्कोप से देखना चाहते हैं इस वॉल के ऊपर से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट यहां एंटर करेगी, यहां पे हम प्रिज्म लगा के रखेंगे तो रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, यहां हम प्रिज्म लगा के रखेंगे, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके यहां जाएगी। तो यहां पे हम मिरर्स भी यूज कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग पेरिस्कोप में है, ये पेरिस्कोप है,
होप आपको ये थोड़ा डायग्राम समझ में आ रहा है, मैं फिर से एक बार बताता हूं। ठीक है, ऐसा जेड कुछ शेप का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जहां पर हर टर्न पे, अब रे ऑफ लाइट अपने आप तो टर्न करेगी नहीं, तो जो भी रे ऑफ लाइट होगी यहाँ आके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर यहाँ आएगी, यहाँ पे इस मिरर पे या प्रिज्म पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उसको यहाँ पे कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो दिख जाएगा यहीं पे बैठ के। अगर ऑब्जर्वर खुद यहाँ पे आता है तो ये गोली भी मार सकता है ना सीधा। ठीक है, तो बचने के लिए हम ऐसे पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरिस्कोप। तो हमारे लिए क्या है इस्तेमाल करना है हमें, तो पोरो प्रिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रिज्म ही क्यों इस्तेमाल करना अगर मिरर से काम हो रहा है तो। देखिए, मिरर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, लेकिन मिरर से क्या होता है ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट थोड़ा सा हैम्पर हो जाती है। अब इंटेंसिटी कैसे हैम्पर होगी, जैसे मैं बोल रहा हूं कि पेरिस्कोप बना लो यहां, ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे ये जो प्रिज्म है इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, या मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि रे ऑफ लाइट आए, रिफ्लेक्ट कर जाए और हमें अच्छे से मिले, है ना। तो प्रिज्म का एडवांटेज ओवर मिरर इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेंटेन रखता है प्रिज्म। ठीक है, क्योंकि अगर अंधेरा भी है सामने जहां से लाइट आ रही है, वहां पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, तो हमें एटलीस्ट ऑब्जर्वर को कुछ ना कुछ तो दिखेगा जरूर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में फिट कर लो तो जाके आपका फायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज आप देखो। अब सेकंड केस में क्या है, पोरो प्रिज्म को हमने बस टिल्ट कर दिया 90 डिग्री, यहां पर लिया एंगल, और ये दोनों 45 डिग्री को हमने फ्रंट एजेस बना दिए। तो रे ऑफ लाइट एंटरिंग यहां पर जो होगा तो नॉर्मली एंटर कर रही है, तो डेविएशन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इस जगह पे जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 41.8 डिग्री, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी और फिर बाउंस बैक कर जाएगी, तो यहाँ पे क्यू डैश मिलेगा। पी से निकलेगी रे, यहाँ पे इंसिडेंट कर जाएगी, यहाँ पे मिलेगी, फिर बाउंस बैक कर जाएगी तो पी डैश में मिलेगी। तो जब भी ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, ठीक है, जब भी ऐसा कुछ फिनोमेना होता है, हम, है ना, प्रिज्म को ही यूज करते हैं, और ये होता है क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और लॉस ऑफ इंटेंसिटी भी कम है, तो इमेज हमको मिलेगी ब्राइट। तो इमेज क्या मिलेगी हमें, ब्राइट। तो पेरिस्कोप में या बाइनोकुलर्स में अगर हम प्रिज्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मिरर्स, तो हमें क्या फायदा है कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज मोर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हाईली पॉलिश जो मिरर्स रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें अच्छे से रिफ्लेक्शन भी चाहिए ना, लेकिन वो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हमेशा, ये याद रखना, है ना। ऐसा लिख सकता हूं मैं, हाईली पॉलिश्ड मिरर्स, है ना, does not reflect the whole light। ठीक है, हाईली पॉलिश मिरर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द होल लाइट। समझ में आया क्या। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, जो कि पहला वर्किंग ऑफ पोरोप्रिज्म है। तो पोरोप्रिज्म बाइनोकुलर्स या पेरिस्कोप में यूज कर सकते हैं आराम से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे क्या उसको यूज करेंगे। ठीक, तो एयर बबल हमने देखा है, पानी के अंदर एयर बबल शाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एयर है, ठीक है, और ये वाटर है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अब ये इंटरफेस है जो कि पानी से बना हुआ है, जो कि डेंसर मीडियम, ये पूरा डेंसर मीडियम है, और उसके अंदर एयर है, मतलब वो रेयरर मीडियम है। तो रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, ये रे निकल रही है यहां पे, लेकिन
यहां पर अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, ठीक है, कि रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रही है, तो अब मुझे बताओ कि इसका जो नॉर्मल होगा इस बबल का वैसा होगा। तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो रे है, रेड लाइट, रेड कलर से हमने इंसिडेंट रे दिखाई है, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ऑब्जर्वर के तरफ भागेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ डेंसर मीडियम दैट इज वाटर। ठीक है, तो ऐसे इंटरफेस के लिए क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल होता है बबल और वाटर इंटरफेस के लिए 48 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये मिनट्स क्या है, ठीक है, हम लोग टाइम को डिग्री मिनट्स, मिनट्स मतलब ऊपर ऐसे इंडिकेशन करते हैं, और सेकंड्स को अगर हमें नोट करना है तो डबल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो 48 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स ऐसा। ठीक है, तो 48 डिग्रीज मानते हैं इसको कि 48 डिग्रीज का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, उससे ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, है ना, इनसाइड द डेंसर मीडियम, वो ज्यादा था, इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से एयर बबल क्या करेगा, वाटर में शाइन करने लगेगा। ठीक है, तो ये एयर बबल है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, वो वाटर के अंदर है, तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, देयरफॉर एयर बबल in water shines brightly, brilliantly बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। तो एयर बबल का भी वैसा ही है, इस पे भी बस क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर टू रेयरर, बस, और कोई कंडीशन नहीं है इसकी। ठीक है, तो मिराज, ठीक है, तो मिराजेस एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है हमारे सामने, ऑब्जर्वर के सामने, कि जैसे वाटर ऑब्जर्व ऐसा लगता है। ठीक है, तो डेजर्ट में आपको दिखते हैं मिराजेस, अगर प्यास लगी डेजर्ट में किसी को, सैंड ड्यून्स में, तो ऐसा लग सकता है कि बस पानी ढूंढते रह जाएंगे, है ना, हर जगह आपको पानी दिखेगा, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन किसी, हमारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन रहता है कि अगर कहीं पानी है तो किसी भी आजू बाजू के सराउंडिंग का, उसके अंदर क्या होता है, परछाई दिखती है। ठीक है, तो ये प्लांट दिखने लगेगा हमें, तो ये जो इल्यूजन है, इस वजह से हमें लगता है कि वहां पानी होगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब ड्राई हो जाती है जमीनें फॉरेस्ट लैंड में वगैरह, तो उसमें भी होता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, या फिर एनिमल्स के साथ ऐसा होता है हमेशा, और उसके सामने प्लांट है, पेड़ है कोई, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर डेजर्ट की मैं बात करूं, तो डेजर्ट पे सैंड होती है। ठीक है, तो अगर ये सैंड की लेयर है, तो ड्यू टू हीट समर में, अब ये समर का सीन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये जो जमीन होगी बहुत गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब गर्म होने की वजह से क्या होता है कि जो जमीन या सैंड कंटिन्यूसली जो हीट अप हो रही है, उसके वजह से जो एयर की डेंसिटी है नीचे वाले रीजन में, वो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे एयर की लेयर्स है यहाँ पे, तो उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन ऊपर की जो लेयर है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, तो ऊपर में डेंसर एयर है और नीचे में रेयरर एयर है। ठीक है, रेयर, तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम रेडी हो गया है यहाँ पे। तो जब भी ये ऑब्जर्वर
रे ऑफ लाइट यहां पे भेजेगा तो क्या हो जाएगा, तो रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होके इधर चला जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि रे ऑफ लाइट, ऑब्जर्वर कैन ओनली सी थिंग्स व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर स्ट्रेट इनटू देयर आईज, तो हमारे लिए तो रे इधर चली गई ना, तो क्या हो जाएगा, अगर यहां पर पेड़ है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखने लगेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज रे ऑफ लाइट स्ट्रेट गई ऐसा इल्यूजन हमारे लिए क्रिएट होता है, ठीक है। रे ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई है, लेकिन हमें ऐसा इल्यूजन आता है कि ऑब्जर्वर को कि यहां पर परछाई दिख रही है ना, वहां पर हमें क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसा ट्री हो गया, तो यहाँ पे हमने ट्री बनाया है, कैमल पे अगर आप डेजर्ट पे घूम रहे हो तो भी ऐसा एक ऑप्टिकल इल्यूजन आता है, जस्ट बिकॉज सैंड से जुड़ी हुई जो रे है, एयर है, वो लेस डेंस है एज कंपेयर टू अपर लेयर, तो रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। समझ में आया क्या? तो ऐसे चीजों को हम इंफीरियर मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर मिराज या इंफीरियर इमेज बनती है, यहाँ पे मिराज बनता है। इंफीरियर का मतलब कोई कम है या ऐसा नहीं, वो नीचे बन रहा है इसलिए, तो हॉट रीजन्स में इंफीरियर मिराज बनता है। तो ये समर के सीजन में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मिराजेस का स्टोरी ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये फिनोमेना हमें ऑब्जर्व होता है। तो चलो इसको लिख लो। अब हम लोग देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट में कैसा हो सकता है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट का मैं सीन बता रहा हूं आपको। अगर समर में ऐसा होता है तो विंटर में मोस्टली कोल्ड रीजन्स में कैसा होता होगा, ठीक। तो अगर पानी है, ठीक है, जैसे बनाता हूं मैं पहले, और पानी के ऊपर बोट है, और यहां कहीं ऑब्जर्वर है, यहां बना लेता हूं ऑब्जर्वर, बोट के ऊपर बैठा हुआ है, बोट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कोल्ड रीजन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि रे ऑफ लाइट, या इसको किसी ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर यहां से बोट को देख रहा है समंदर में, जैसे डेंस हो गई है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, जैसे ही हम बोल रहे हैं कि डेंसर डेंसर ऊपर में रीजन होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे समंदर के पास है या फिर रिवर के पास है, तो नीचे की एयर डेंसर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ठंडी है, ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा या फिर ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना, जल्दी पास पास आएगी एयर। और ऊपर की जो एयर होगी इस ऑब्जर्वर की, ये शिप है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर मस्त शिप को देखना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, ये डेंसर रीजन क्रिएट हो जाएगा और ये रेयर लेस डेंसर रीजन क्रिएट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन वैसा है। तो यहां पर एक मजेदार किस्सा होने वाला है कि अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है या बोट यहां पे बैठी हुई है, तो बोट से रे ऑफ लाइट, ये पूरा का पूरा रीजन कैसा है, मैं पूरा ही रीजन बना लेता हूं कि ये वाला जो रीजन है वो डेंसर, सॉरी रेयर है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं हम लोग पानी की तरफ, ये डेंसर बनते जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो नाउ इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट जाएगी एटमॉस्फेयर में, जो रे ऑफ लाइट जाएगी एटमॉस्फेयर में, वो कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। तो किसी एक पॉइंट पे एज द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वो
टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी। तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये बोट हवा में उड़ रही है। कैसे उड़ रही है? हवा में उड़ रही है, ऐसा इल्यूजन होगा। और ये जो इंसान बैठा हुआ है वो उल्टा दिखने लगेगा। भूतिया फीलिंग आएगी कि कोल्ड रीजन्स में ऐसा जो फीलिंग आता है जहां पर थोड़ा भूतिया लगता है, आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, दिस कॉल्ड लूमिंग फीलिंग होता है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपेरियर मिराज। सुपेरियर मिराज, ठीक है। तो सुपेरियर मिराज क्या है कि जब आप कोल्ड रीजन्स में हैं तो आपको ऑब्जेक्ट से ऊपर अगर इमेज दिख रही है तो वो हो जाएगा सुपेरियर मिराज। पहले केस में हमने हॉट डेजर्ट में या हॉट रीजन्स में देखा था, डेजर्ट में देखा था कि ऑब्जेक्ट ऊपर था, इमेज नीचे बन रही थी, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर मिराज, ठीक है। तो आप दोनों चीजें समझ चुके हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप समझिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक्सट्रीमली थिन, एकदम फ्यू माइक्रोन रेडियस होता है इसका, और एक लॉन्ग ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन हेयर लाइक, ठीक है। ग्लास से बने हुए होते हैं या फिर हम बोलते हैं ना क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिससे घड़ी के कांच वगैरह बनते हैं, वैसा वाला जो क्रिस्टल होता है उसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल बोला जाता है। और ये 2 लेयर से बना जाता है। तो इंटरनल जो लेयर दिख रही है जो ब्लैक पेन से मैंने बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं कोर रीजन। क्या बोलेंगे इसको? कोर। और ऊपर का जो ब्लू सेक्शन से बनाया है जो मैंने, दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। क्या बोला जाता है इसको? क्लैडिंग, ठीक है। तो कोर रीजन एक डेंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.7 होता है, ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू क्लैडिंग। क्लैडिंग एक ऊपर की कोटिंग होती है इसके ऊपर, जिसका पर्पज है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सपोर्ट करे, ठीक है। तो ऐसा एक नहीं होता है, अगर बहुत सारे आपने देखे होंगे इंटरनेट के केबल वायर, जैसे जियो का नेटवर्क जो है टोटली फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क से जुड़ा गया है। अंबानी साहब ने बहुत सालों से फाइबर ऑप्टिक की दुनिया में पैसे इन्वेस्ट किए और अब जाके जियो हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, अच्छा इंटरनेट या फिर जो भी कनेक्शन ऑल ओवर इंडिया है फैल रहा है अभी, ठीक है। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस फिनोमेना पे वर्क करता है। अगर हम इसका ये वाला सेक्शन देखें तो ये स्ट्रैंड्स का लेंथ बताता है, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन मैंने यहां बनाया है और मैं ऐसा इसको कर दूं, ऐसा, तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, मतलब ये पाइप जैसा है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक पाइप्स बोल सकते हैं इनको, छोटी छोटे एकदम ह्यूमन हेयर की तरह पतले होते हैं ये, जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और जो भी रेज होंगी, है ना, वो फाइबर ऑप्टिक की जो सेपरेट कोटिंग है उसके ऊपर ही निर्भर करेंगी, जहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब देखते हैं, बनाते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर एंटर कर गई यहां पे तो क्या हो जाएगा। ये डेंसर मीडियम है, खुद ग्लास से या क्वार्ट्ज से बना हुआ, और बाहर का जो मीडियम है क्लैडिंग, वो रेयरर मीडियम है। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़ा एंगल होगा तो इट विल एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और ये सारी की सारी रेज ठीक है रिफ्लेक्ट करके निकल जाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्या? तो ये ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये होता है, जो भी रे ऑफ लाइट होगी टोटली रिफ्लेक्ट होगी और
विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी। तो लाइट जो होती है रे एंटायर लेंथ ट्रेवल करती है, ठीक है। और दिस वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ मिनिमम लॉस ऑफ मिनिमम और नो लॉस इन इंटेंसिटी, ये चीज है, ठीक है। तो ये मेन पर्पज है इसका। और स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल कर रही है तो इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर होगा, जल्दी सेंड होगा, है ना। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का बहुत ज्यादा है कि दूर डिस्टेंस तक, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है तो जो कि है 1.7, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 वो है 1.5 जो कि क्लैडिंग का है। समझ में आ रहा है क्या? तो पहला जो है वो है इंटेंसिटी लॉस नहीं होती। दूसरा है जो बहुत सारे मेडिकल एप्लीकेशंस है इसके, जैसे ऑपरेशन करना है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, हार्ट सर्जरीज, तो उसके अंदर फाइबर, अगर उसके अंदर हमें किसी पतले से हेयर लाइक ऑब्जेक्ट्स को भेजना है और देखना है इंटरनल ऑर्गन कैसा है, फंक्शनिंग कैसा है, और वहां पे ऑपरेट कैसे करना है ना। तो हम इससे डॉक्टर्स इसको विजुअली एग्जामाइन कर पाते हैं, ताकि टेढ़ा मेढ़ा भी अगर रे ऑफ लाइट चला जाए, मतलब वो वायर चला जाए, तो भी हमें प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी का पूरा जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट का, ये टोटली फाइबर ऑप्टिक पे आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इमेज ट्रांसमिशन फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फास्ट जाते हैं, और कोई इंटरफेरेंस भी नहीं होता है ज़्यादा बाजू के सराउंडिंग का, क्योंकि लाइट के फॉर्म में ये जा रहे हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है इस ऑप्टिकल फाइबर के। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप अच्छे से ही पढ़ सकते हैं। मोस्टली इसके एडवांटेजेस ही है, और कोई इंटरफेरेंस और बाकी का टेलीकम्युनिकेशन में और इसमें कोई इसका नुकसान नहीं है, ठीक।